हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। सॉरी भाई, आज लेट हो गया यार थोड़ा। अब तुम्हें क्या बताऊं क्या हुआ। एक्चुअली दाढ़ी बनानी थी आज, तो ट्रिमर चार्जिंग पे लगाया था, पर जो होता है ना बेवकूफ़ी, चार्जिंग पे तो लगा दिया, स्विच ऑन करना भूल गए। फिर मुझे लगा चल यार इतना तो चल ही जाएगा, दाढ़ी बनानी शुरू कर दी, एक साइड की बन गई, दूसरी साइड के बीच में रह गई। फिर दोबारा उसको चार्जिंग पे लगाया, तो आज ये समस्या हो गई थी। चलो आ जाओ। जैसा कि आप लोगों को पता है, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ मैं, और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं उससे पहले एक ऑप्शन आता है डिस्काउंट कोड अप्लाई करने का। इससे आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाता है, और ये बेसिकली अन अकेडमी का तरीका ये देखने का कि कौन से टीचर के थ्रू कितने स्टूडेंट्स अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, है ना। क्योंकि एक बार सब्सक्रिप्शन कोड लगाने के बाद तो इस कोड का कोई वैल्यू नहीं है। जिसने भी सब्सक्रिप्शन लिया, किसी का भी कोड लगा के रखा हो, किसी का भी कोड लगाया हो, हर जगह उसको सारे के सारे वीडियोस देख पाएगा, मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीएस के, कोई भी टीचर के वीडियो देखे एक बार कोड लगाने के बाद तो। लेकिन अन अकेडमी को कैसे पता चलेगा कि कितने बच्चे कौन से टीचर के थ्रू आ रहे हैं, इसलिए अलग अलग टीचर को ये कोड दे रखा। तो मेरा कोड है भैया AVS10, ठीक है। इस कोड को लगाने से आपको डिस्काउंट मिल जाता है, और मेरा ये बेनिफिट होता है कि आप मेरे थ्रू स्टूडेंट कहलाते हो। लेकिन ध्यान रखना, अन अकेडमी पे ना जितने एजुकेटर हैं उनके जितने बैचेस हैं सबके सब अनलॉक हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि AVS10 कोड लगा तो सिर्फ मेरे ही बैचेस देख पाओगे। अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन मॉडल, मान लो आपने SSC कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लिया, तो अन अकेडमी पे जितने एजुकेटर हैं उनके जितने बैचेस हैं सबके सब अनलॉक हो जाएंगे। फिर चाहे फिनिक्स बैच आए, चाहे ऑल स्टार बैच आए, चाहे ब्रह्मास्त्र बैच आए, CET का बैच हो, CPO का बैच हो, CGL का बैच हो, MTS का बैच हो, किसी के लिए कोई दोबारा फीस नहीं देनी है। एक बार आपने फीस दे दी, बात खत्म। हर संडे को एक टेस्ट भी होता है। जो भी बच्चे इसमें अटेम्प्ट करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं उनको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, बाकियों को जो थोड़ा सा 500 तक रैंक लेके आते हैं उनको डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप AVS10 कोड लगा के इसको भी अनलॉक कर सकते हो। फ्री होता है टेस्ट, कोई फ्री की चीज में भी कोड मांगे तो AVS10 का यूज कर दिया करो, ठीक है। ये जो कोड है ये डिस्काउंट के लिए आप किसी भी कैटेगरी में लगा सकते हो। मान लो आपका कोई SSC वाला फ्रेंड नहीं है, आप चाहते हो कि यार सर का कोड मुझे रिकमेंड करना है, तो ये बैंक में भी काम करेगा, नीट में भी काम करेगा, UPSC में भी काम करेगा। कोड क्या है जी? मेरा कोड है मेरा AVS10, ठीक है। ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस महीने मेरे 2 बैचेस आए थे मई में, एक वोकैब का, इसके अंदर मैं क्या करा रहा हूँ, रूट वर्ड के थ्रू वोकैब, नेमोनिक्स के थ्रू वोकैब, फोटोज वगैरह चला के, जैसे वोकैब नहीं कराते अलग अलग, फॉर एग्जांपल जैसे एफिमिनेट पढ़ाना है तो अच्छा करण जौहर की फोटो लगा दी, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंदर फीमेल जैसी क्वालिटीज हो, है ना। तो फोटो से वो कैब पढ़ा दी, नेमोनिक से वो कैब पढ़ा दी, रूट वर्ड से वो कैब पढ़ा दी। इस टाइप का इसके अंदर मैंने काम चला रखा है। ईडीएम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, ये सब इसके अंदर चीजें होने वाली हैं, ठीक। 8 से 9:15 इसका टाइमिंग रहता है, मंडे टू फ्राइडे चलती हैं इसकी क्लासेस। और एक जैसे थ्योरी का बैच जो होता है, ये प्री टू मेंस का बैच कह लो, फाउंडेशन बैच कह लो, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, या तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करके बढ़िया लेवल तक, कॉजेटिव वर्ब, जिरंड, जिरंड के पैसिव, इन्फिनेटिव के पैसिव, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं वहां तक, ठीक है जी। जो भी इंटरेस्टेड है वो AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एटलीस्ट अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं जो मुझसे पढ़े। आ जाइए। प्रैक्टिस बैच भी आता रहता है बच्चे, एक अभी प्रैक्टिस बैच खत्म हुआ है, एक दिसंबर में खत्म हुआ था, और ऐसे प्रैक्टिस बैच आते रहते हैं अकेडमी पे। किसी भी बैच के लिए आपको दोबारा फीस नहीं देनी। एक आपने थ्योरी का बैच लगाना 2 महीने का, 2 आपने वोकैब के बैच लगाने 1-1 महीने के, एक अभी चल रहा है, एक और आ जाएगा जल्दी। 2 आपने प्रैक्टिस बैच लगा लेने, वैसे तो प्रैक्टिस बैच भी एक और आ जाएगा जब तक आप ये वाला कंप्लीट करोगे, तो लगभग लगभग ये 7 महीने का आपको कंटेंट मिलेगा मेरा अन अकेडमी पे। इसमें वोकैब बैच भी है, प्रैक्टिस बैच भी है, ग्रामर बैच भी है, ये सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा अन अकेडमी के सिंगल एक टाइम सब्सक्रिप्शन लेने पे ही। बार बार कोई अलग से बार बार फीस नहीं देनी है आपको। चलो जी, आज अपने प्रैक्टिस बैच में नाउन की सेकंड क्लास है, करो गोली की रफ्तार से शुरू। बताओ जी, क्या एरर है इसमें?
बहुत बढ़िया। अब आपने पढ़ रखा होगा एक ही वर्ड होता है सराउंडिंग, एक तो वर्ड होता है सराउंडिंग और एक वर्ड होता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग शब्द जो है वो तो होता है एडजेक्टिव और सराउंडिंग्स होता है नाउन। अब यहां पे आप देखो कि मुझे क्या चाहिए, द एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन, ये ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, एडजेक्टिव तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनते नहीं। तो यहाँ पे सराउंडिंग नहीं सराउंडिंग्स लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे नाउन चाहिए था। सराउंडिंग एडजेक्टिव होता है, सराउंडिंग्स नाउन होता है। इसमें बताइए जरा। बहुत बढ़िया। अब देखो आपने ये वर्ड देखे होंगे जो वर्ब की तीसरी फॉर्म से बन जाते हैं, है ना। जैसे जैसे डिसेबल करना किसी को वर्ब भी होती है और डिसेबल्ड एक एडजेक्टिव भी होता है। डिसेबल्ड हो गया, इंजर्ड हो गया, ये एडजेक्टिव की तरह से भी काम कर देते हैं। मान लो मैं डिसेबल्ड सीधा लिख दूं तो ये एक एडजेक्टिव की तरह से भी काम कर देता है। डिसेबल्ड पर्सन, इंजर्ड पर्सन, है ना। तो डिसेबल्ड हो गया, इंजर्ड हो गया, वुंडेड हो गया, ये एडजेक्टिव की तरह से भी काम कर देते हैं। और आपने एक चीज पढ़ी होगी कि द प्लस एडजेक्टिव से, द प्लस क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जब लिख दिया जाए, द प्लस क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जब लिख दिया जाए तो वो कॉमन प्लूरल नाउन बना लेता है। द डिसेबल्ड का मतलब सबके सब डिसेबल्ड लोग, द इंजर्ड का मतलब सब इंजर्ड लोग, तो ये कॉमन प्लूरल नाउन बना देता है। जैसे अपन कह देते हैं ना इंजर्ड लोगों को ले जाया गया, इंजर्ड पीपल को ले जाया गया की बजाय आप सीधा भी लिख सकते हो द इंजर्ड वर टेकन। इंजर्ड पीपल वर टेकन लिख दीजिए चाहे द इंजर्ड वर टेकन लिख दीजिए, बात एक ही है। द इंजर्ड से भी इंजर्ड लोग हो जाएगा, ये अपने आप में एक नाउन बना देता है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, कुछ सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये डिसेबल्ड अकेला तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव कभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो या तो फॉर डिसेबल्ड पीपल लिख दो या फिर फॉर द डिसेबल्ड लिख दो, या तो फॉर डिसेबल्ड पीपल लिख दो या फिर द डिसेबल्ड लिख दो। द डिसेबल्ड से भी कॉमन प्लूरल नाउन बन जाएगा। नेक्स्ट पे जाइए, इसमें बताइए। एपिसोड 5 डल चुकी है बच्चे, मंडे को पढ़ाया था गौरव। गौरव एपिसोड 5 मैंने मंडे को पढ़ाया था, फ्राइडे को क्लास नहीं ली थी, मंडे को पढ़ाया था। ठीक है शिखा जी, जैसे टाइम मिलेगा करेंगे उसकी भी कोशिश। बढ़िया किताबें हैं बाबा रामदेव। हाँ जी, इसमें बताइए। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो होती हैं इंडिया के प्रेसिडेंट की वो तो लिमिटलेस हैं, मतलब बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, लेकिन असलियत में पीएम होता है जिसके पास सारी पावर्स होती हैं। कहने को तो हम दिखाते हैं कि राष्ट्रपति के पास सारी की सारी पावर है, लेकिन राष्ट्रपति का काम सिर्फ साइन करना होता है ना। तो रियलिटी में वो सारी की सारी पावर जो होती है वो पीएम के पास होती है। अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रेसिडेंट नाउन है जो कि सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है ना। अच्छा, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो है ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, और ये पावर शब्द भी नाउन है। तो ये दो नाउन इकट्ठे कैसे आ सकते हैं, ये दो नाउन इकट्ठे कैसे आ सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हो राहुल होम, आप ऐसा लिख सकते हो क्या राहुल होम। भैया राहुल होम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा राहुल का होम। तो यहां पे आपको क्या करना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, इंडिया के प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोजेशन बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, अब यहां पे द प्रेसिडेंट्स मत लिख देना, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस उसके साथ लिखा जाता है जिस पर पोजेशन बनाना होता है। राहुल्स होम जैसे लिखता है ना राहुल्स होम, तो यहां पे जो अगला नाउन होता है जिस पर पोजेशन बनाना होता है उसके यहां पे उसके साथ होना चाहिए अपोस्ट्रोफी एस। तो यहां पे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हो जाएगा।
बेसिकली ये लगा प्रेसिडेंट पे हुआ है, लेकिन इसके साथ रखने के चक्कर में अपने को यहां पे पुट कर रखा अपने कि इंडिया के प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। कहानी आ गई समझ में? नेक्स्ट पर जाइए। सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल सबके लिए बेनिफिशियल है बच्चे। ये बैंक की भी ग्रामर कवर हो जाएगी इससे। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। ये आपने पढ़ा था, कुछ ऐसे नाउन होते हैं चाहे इनको सिंगुलर में यूज करिए चाहे प्लूरल में यूज करिए, इनकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती। डियर है, शीप है, फिश है, वेकेशन है, हेडक्वार्टर है, ऑफस्प्रिंग है, इशू है, हाँ के ना। तो ये ऐसे नाउन होते हैं जिनकी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आती। ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे, चाहे एक बच्चा हो, चाहे 10 बच्चे हो, चाहे 100 बच्चे हो, ऑफ स्प्रिंग्स कोई वर्ड नहीं है, ऑफ स्प्रिंग ही रहेगा हमेशा। ये प्रजाति है, इस प्रजाति के, अब यहाँ पे ये स्पीसीज भी ऐसा ही वर्ड है, स्पीस कुछ नहीं होगा, ये भी ऐसा ही वर्ड है। एक प्रजाति हो, दो प्रजाति हो, तीन प्रजाति हो, चाहे 10 प्रजाति हो, स्पीसीज ही वर्ड रहेगा। तभी यहाँ पे देखो दिस लिखा हुआ है, ये कोई प्लूरल नहीं है, सिंगुलर में यूज किया गया यहाँ पे। इस प्रजाति के जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। ये लीव यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगी हुई है जो कि ऑफ स्प्रिंग के लिए आई है, इसका मतलब ऑफ स्प्रिंग यहाँ प्लूरल की तरह से यूज किया जा रहा है। चाहे इन शब्दों को आप सिंगुलर मान के यूज करिए चाहे प्लूरल मान के यूज करिए, इनकी स्पेलिंग हमेशा सेम रहेगी। इस प्रजाति के जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं जैसे ही वो मैच्योर होते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। ये बच्चे ऑफ ऑफ वाला कमेंट कर रहे बच्चा बार बार, ये कविता सिटी ऑफ दिल्ली नहीं लिख सकते बच्चे, जैसे सीधा दिल्ली लिख दो या सिटी ऑफ दिल्ली लिख दो, बात एक ही है। उसी बात को लिखने का दूसरा तरीका है वो। सुमित गोयल सर आपकी तारीफ कर रहे थे, थैंक यू भाई, थैंक यू बोलना उनको। सुमित गोयल सर रीजनिंग बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हमने इकट्ठे पढ़ाया यहाँ जयपुर में, पैरामाउंट में इकट्ठे पढ़ाया, फिर प्रूडेंस में इकट्ठे पढ़ाया, तो काफी टाइम से हम जानते हैं एक दूसरे को। एक नंबर का फीडबैक होता था उनका बैचेस के अंदर। हाँ जी, इसमें बताइए, जो उसकी जो मेड सर्वेंट का बिहेवियर है, उसकी जो मेड सर्वेंट का बिहेवियर है वो अनडाउटेडली इनडिसेंट है। वो बिना किसी शर्त के, बिना किसी डाउट के पक्का वो इनडिसेंट है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि वो उसे टॉलरेट कैसे कर लेता है। अब यहां पे आप देख पा रहे हो ये मेड क्या है, मेड सर्वेंट, ये कंपाउंड नाउन है और यहाँ पे बिहेवियर फिर से नाउन है। तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? मेड सर्वेंट और बिहेवियर दो दो नाउन इकट्ठे कैसे आ सकते हैं? वही पिछले वाला ही एरर है, राहुल होम जैसे नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे मेड सर्वेंट्स बिहेवियर लिखोगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, यहाँ पे मेड सर्वेंट्स बिहेवियर लिखो। यहाँ ये मेड पे मत लगा देना अपोस्ट्रोफी एस, ये मेड सर्वेंट कंपाउंड नाउन है, जैसे स्टेप डॉटर, स्टेप मदर, ये जैसे जनरल मैनेजर कंपाउंड नाउन होते हैं, पूरा का पूरा एक कंपाउंड नाउन है, तो इसके लास्ट में लगेगा अपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट पे आ जाइए, इंडियन प्रेसिडेंट लिख दोगे तो ठीक हो जाएगा बच्चे, लेकिन जब द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ तो उसमें दिक्कत क्या है? भारत के प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लिखने में दिक्कत क्या है आपको? गलत को सही करते हैं ना, जबरदस्ती का कुछ और लिखना क्या जरूरी है? हाँ जी, क्या एरर है जी इसमें? अब आपने देखा होगा
वैसे तो नॉन लिविंग में कभी भी अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगता। ये अपोस्ट्रोफ एस कभी भी नॉन लिविंग पे नहीं लगाते, लेकिन कंट्री के नेम के साथ और सिटी के नेम के साथ अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल द वाटर सप्लाई ऑफ दिल्ली ना लिख के दिल्लीज वाटर सप्लाई लिखा हो, है ना, द कैपिटल ऑफ इंडिया ना लिख के इंडियाज कैपिटल लिखा हो, तो भी वो सही माना जाएगा, ये नो एरर माना जाएगा। हालांकि अगर आप कैपिटल ऑफ दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया लिखें तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन इंडियाज कैपिटल लिखा हो तो भी चलेगा। वाटर सप्लाई ऑफ दिल्ली लिखें तो ज्यादा बढ़िया, लेकिन दिल्लीज वाटर सप्लाई लिखेंगे तो भी चलेगा। सिटी के नेम के साथ, कंट्री के नेम के साथ अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है, ये कोई एरर नहीं है। हालांकि अगर दोनों में से स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो स्ट्रक्चर बेहतर है। नेक्स्ट बात जाइए। इसमें बताइए जरा, रिमोट पास्ट मतलब बहुत पहले की बातें, बहुत पहले की बातें। जो इंडिया के ग्लोरी थी, उसने बहुत सारे इन्वेडर्स को अटैक किया। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतनी ज्यादा इसे मशहूर हो गया इंडिया की, बहुत सारे इन्वेडर्स भी आए इसी वजह से। अब ये जो एरर बेस्ड है, ये है शेड वर्सेस शैडो पे। ये आपने सुना होगा, शेड वर्सेस शैडो सुन रखा है। शैडो होती है परछाई और शेड होती है छाया। पेड़ वगैरह के नीचे जब बैठते हो तो उसकी छाया होती है शेड, और अपनी खुद की परछाई दिखती है, वो होती है शैडो। अब बताओ, रिवर में, नदी में उसको क्या दिखाई देगी? शेड दिखाई देगी कि शैडो दिखाई देगी? और हर भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां शैडो आना चाहिए था। नेक्स्ट पर जाइए, इसमें बताइए जरा, बहुत बढ़िया। गौरव, एकता, अनुपम, शिखा, प्रमोद, सतीश, कैलाश, लवकुश, दीपक, शिवानी, नेहा, सतीश गुप्ता, स्वाति गुप्ता, ब्रिजेश, महेश, मोनू, मिस मनीषा, योगेंद्र, अव्या, दीनानाथ, सौरभ, आलोक, दिव्या, कंचन, मुकेश, अक्षय, रेसर। बहुत बढ़िया भाई। ये वाला जो एरर है, ये बेस्ड है हैबिट वर्सेस कस्टम पे। ये बेस्ड है हैबिट वर्सेस कस्टम पे। ये बेस्ड है हैबिट वर्सेस कस्टम पे। किसी एक इंडिविजुअल की होती है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की होती है, तो वो होती है जी हैबिट। किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की होती है तो वो होती है जी हैबिट। और पूरी की पूरी कम्युनिटी की, पूरे के पूरे समुदाय की हो जाए तो फिर वो हो जाती है कस्टम यानी रिवाज। ये 2015 में आया था ये एरर। 2015 के शायद सीपीओ के प्री में आया था, जहां तक मुझे याद है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? फ्रेंच लोगों के क्या होते हैं? स्ट्रेंज हैबिट्स होते हैं कि स्ट्रेंज कस्टम्स होते हैं? तो कस्टम्स होते हैं जी। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें बताइए, ठीक है बच्चे, प्लेलिस्ट बना देता हूँ, आज बना देता हूँ। ये जो प्रैक्टिस बैच है, इसकी अलग प्लेलिस्ट बना देता हूँ, और इसी में ऐड करता रहूंगा डेली डेली, जो जो नए नए आएंगे। प्रैक्टिस बैच की अलग प्लेलिस्ट बना देता हूँ, उस प्लेलिस्ट को जितना हो सके शेयर कर देना, ताकि एक लिंक से ही सारे लिंक शेयर हो जाएं अपने आप। अब ये जो बेस्ड है, ये इन शब्दों के मीनिंग पे बेस्ड है। एक वर्ड होता है पर्सनल, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है निजी, और एक होता है पर्सनल, इसका मतलब होता है स्टाफ, एम्प्लॉइज, है ना। तो अब मुझे बताओ, ये वाला तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निजी, और इसका मतलब होता है स्टाफ। अब यहां पे कौन सा चाहिए? आर्मी पर्सनल कि आर्मी पर्सनल? आर्मी एम्प्लॉइज, आर्मी स्टाफ, यहां पे ये आना चाहिए था। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा क्या एरर है? हाँ जी, तुम्हारे सन इन लॉ का जो फ्रेंड है बहुत ज्यादा बीमार है, और वो तुमसे मिलना चाहता है जितना जल्दी हो सके। अब यहां पे भैया एक बात बताओ, सन इन लॉज फ्रेंड, दोनों जगह अपोस्ट्रोफियस लगा दोगे, दो अपोस्ट्रोफियस। अगर कोई कंपाउंड नाउन है तो कंपाउंड नाउन में अपोस्ट्रोफियस कहां लगेगा?
कंपाउंड नाउन में अगर आपको ध्यान हो तो ध्यान रखना, प्लूरल करने वाला एस लगता है मेन नाउन पे। अगर सन इन लॉ की बात करूं तो सन पे लगेगा अगर प्लूरल करना हो, अगर प्लूरल करना हो। और अगर पोजेशन बनाना हो तो लास्ट में लगता है पजेसिव, ये अपोस्ट्रोफी एस कभी भी किसी वर्ड के बीच में नहीं लगता। पजेसिव, ये पोजेशन करने वाला हमेशा लास्ट में लगेगा, सन इन लॉज। ध्यान रखिएगा, प्लूरल करने के लिए जो एस लगाते हो वो नाउन पे लगता है। ये सन यहाँ पे नाउन की तरह से काम करता है, इन लॉ एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, इसलिए सन पे आया। लेकिन जो अपोस्ट्रोफी एस होता है ये कभी बीच में नहीं आता है। कंपाउंड नाउन पूरा एक ही वर्ड माना जाएगा अपोस्ट्रोफी एस के केस में, और ये लास्ट में ही लगाया जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला अपोस्ट्रोफी एस गलत है, ये वाला सही है। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ जरा, अब जैसे हमने देखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, मेड का बिहेवियर। जी दो दो नाउन आप इकट्ठे नहीं लिख सकते, दो दो नाउन आप इकट्ठे नहीं लिख सकते। लेकिन पब्लिक्स ओपिनियन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में कंपाउंड नाउन है। ये बच्चे आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे रेलवे स्टेशन, रेलवेज स्टेशन नहीं लिखते। ऐसी बुक शेल्फ में बुक्स शेल्फ नहीं लिखते। ये अपने आप में कंपाउंड नाउन होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्द मिलकर एक शब्द की तरह से काम करते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयर कंडीशनर, पेन स्टैंड, गोल्ड मेडल, ऐसी पब्लिक ओपिनियन। ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि ये कंपाउंड नाउन है। ये जो पब्लिक ओपिनियन है ये कंपाउंड नाउन है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि पब्लिक्स ओपिनियन ना लिखिए, पब्लिक ओपिनियन सीधा लिख दीजिए। अपने आप में ही कंपाउंड नाउन है, इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं। जैसे रेलवे स्टेशन नहीं लिखोगे, सीधा रेलवे स्टेशन लिखते हो, ये अपने आप में कंपाउंड नाउन होता है, इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं। आ रही है कहानी समझ में? जैसे स्टेप डॉटर होता तो स्टेप्स डॉटर नहीं लिखते, है ना। ऐसे सन इन लॉ होता तो सन्स इन लॉ नहीं लिखते। तो वहां पे कोई पॉजेसिव केस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने आप में कंपाउंड नाउन होता है। ये आपको याद रखना है कि पब्लिक ओपिनियन अपने आप में कंपाउंड नाउन है। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताइए जरा, डी जांगड़ा, नेहा विश्वकर्मा, विनायक, मनु जायसवाल, अविनाश, अभिषेक श्रीवास्तव, अनुपम, पूनम, प्रकाश, संदेश, अभिनय सर की चेली, मिस मनीषा, कंचन शर्मा। चलो जी, बहुत बढ़िया। क्या गलती है इसमें? वो अप्रूव नहीं करता, मतलब वो अलाउ नहीं करता। वो अप्रूव नहीं करता, अलाउ नहीं करता। क्या अलाउ नहीं करता जी? वो अपने सन को अलाउ नहीं करता कि उसके सन का बेवकूफाना क्वेश्चन उठाना अलाउ नहीं करता। अपने सन को अलाउ नहीं करता कि ये क्वेश्चन उठाने को अलाउ नहीं करता। तो वो अलाउ नहीं करता अपने सन के क्वेश्चन उठाने को। ऐसे अपने प्रोनाउन चैप्टर में भी करे थे, अगर आपको याद है। मेरे पिताजी को पसंद है मेरा सिनेमा जाना, माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग टू सिनेमा। ऐसे ही सन रेजिंग नहीं, सन्स रेजिंग, वो अप्रूव नहीं करता सॉरी, वो अलाउ नहीं करता उसके लड़के का बेवकूफाना क्वेश्चन रेज करना। हिज सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन, हिज सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन। अब काफी बच्चे सोचेंगे सर ये रेजिंग के साथ स्टूपिड क्वेश्चन कैसे आ गया? तो भैया ये रेजिंग जेरंड है, ये नाउन है, और जेरंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल ये सब सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ जेरंड, और ये स्टूपिड बनेगा इसके लिए एडजेक्टिव। अगर मैं इस पूरे सेंटेंस को ब्रेक करूं तो ही सब्जेक्ट है, ये डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट यहाँ पे एडवर्ब है, अप्रूव यहाँ पे मेन वर्ब है, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है। क्या अप्रूव नहीं कर रहा? रेजिंग को। किस चीज की रेजिंग को? स्टूपिड क्वेश्चन की रेजिंग को। ये जो रेजिंग है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये सन जो था ये नाउन है, इसका केस पॉजेसिव है, और पॉजेसिव केस का नाउन एडजेक्टिव की तरह से काम करने लग जाता है। वह अप्रूव नहीं करता उसके लड़के का बेवकूफाना क्वेश्चन उठाना, उसके लड़के का बेवकूफाना क्वेश्चन रेज करना। ये इस सेंटेंस का मतलब है। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताइए जरा,
हाँ जी, वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमने हाथ में लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी? अभी ऑफ प्रीपोजिशन, ध्यान से देखना है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। ये ऑफ प्रीपोजिशन है, ये अरेंजिंग जो है, अरेंजिंग जो है ये जिरंड है, नाउन है, इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए? अरेंज करने की। किस चीज को अरेंज करने की भैया? रिक्वायर्ड ट्रेनिंग को अरेंज करने की, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग को अरेंज करने की। ये जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड बनेगा, ये रिक्वायर्ड एडजेक्टिव बनेगा इसके लिए। ये जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है, इसको अरेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने हाथ में ली है। और किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने हाथ में ली? क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है। अगर एंड से जुड़ा हुआ है, अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये इसको जोड़ेगा, अरेंजिंग को और यहां पे। और किस किस चीज की? एक तो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग को अरेंज करने की जिम्मेवारी ली है, और हमने इस चीज की जिम्मेवारी ली है। आपको बुक्स में इसका आंसर सुपरविजन दिखेगा, आपको बुक्स में इसका आंसर सुपरविजन दिखेगा, लेकिन समझिएगा पैरेललिज्म, यहां पे पैरेललिज्म लगेगा, पैरेललिज्म। तो यहां पे अगर जिरंड लिख रखा है, यहां पे अगर जिरंड लिख रखा है तो यहां भी जिरंड ही आना चाहिए। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अरेंज करने की। किस चीज को अरेंज करने की? रिक्वायर्ड ट्रेनिंग को। अगर ये अरेंजिंग जिरंड में लिख रखा है तो यहां पे भी जिरंड आना चाहिए था, यहां पे सुपरवाइजिंग लिखना चाहिए था। और अगर सुपरवाइजिंग लिख दिया तो इस ऑफ की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एंड सुपरवाइजिंग ऑफ न्यू स्टाफ नहीं, एंड सुपरवाइजिंग द न्यू स्टाफ सीधा लिख दोगे, ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। ये ऑफ वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। सुपरवाइज जो है सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, जिरंड है, नाउन है। जैसे यहाँ पे अरेंजिंग ने अपना ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसे ये सुपरवाइजिंग अपना ऑब्जेक्ट रख लेगा। अरे कुछ आ रही है बात समझ में? यहां पे इसका आंसर इस स्लाइड में भी सुपरविजन दे रखा है, सुपरविजन नहीं सुपरवाइजिंग आएगा बच्चे। इसको मैं ठीक कर दूंगा, जब स्लाइड अपलोड करूंगा तब मैं इसको ठीक कर दूंगा। फिर से समझिए, ग्रामेटिकली यहां पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट जिरंड भी हो सकते हैं, नाउन भी हो सकते हैं, किंतु अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो अपने को पैरेललिज्म का भी ख्याल रखना चाहिए था। अगर उधर जिरंड है तो इधर भी जिरंड ही लिखना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। अभय सिंह, मैं कह रहा हूं सुपरविजन मत लगाना, तुम कह रहे हो ऑफ रहने से सुपरविजन लगाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं मत लगाओ, पैरेललिज्म के हिसाब से गलत हो जाएगा वो। यहां पे समझना जरा, देखो किसी पर्टिकुलर रीजन की लिटरेसी रेट्स होंगी कि लिटरेसी रेट होगी? किसी पर्टिकुलर रीजन की, अगर मान लो मैं पूरे देश की लिटरेसी रेट्स की बात करूं कि अच्छा हरियाणा की इतनी है, पंजाब की इतनी, राजस्थान की इतनी, गुजरात की इतनी, केरला की इतनी, फिर तो रेट्स शब्द समझ में आता है। एक रीजन की तो एक ही लिटरेसी रेट होगी ना भैया, एक पर्टिकुलर रीजन की तो एक ही लिटरेसी रेट होगी ना। तो यहां पे लिटरेसी रेट्स नहीं, यहां पे लिटरेसी रेट आएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। अभिषेक बच्चे, अभी 18 और 19 मई को आया था बैच, ठीक है। कुछ क्लासेस आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, अगला बैच आने में अभी टाइम लगेगा, कम से कम 20-25 दिन। इससे अच्छा आप पिछला 2-4 क्लास रिकॉर्डेड देख के उसको पकड़ सकते हो। बार बार कमेंट मत करो प्लीज अब, ठीक है। इसमें बताइए जरा। अब देखो आपने पढ़ा होगा, ये जैसे फ्रैक्शन होती है, मान लो मुझे लिखना है 1/3, तो इसको लिखूंगा मैं 1/3, इसको लिखूंगा मैं 1/3। अगर न्यूमिनेटर 1 होता है, अगर न्यूमिनेटर 1 होता है तो यहां पे एस मत लगाना। अगर मेरे को 1/5 लिखना तो मैं लिखूंगा 1/5, मैं लिखूंगा 1/5। लेकिन अगर मैं न्यूमिनेटर 2/5 कर दूं, ऐसे कर दूं, न्यूमिनेटर को 2 कर दूं, तो फिर यहां पे 2/5 नहीं 2/5 लिखना पड़ेगा आपको। अगर न्यूमिनेटर 1 होता है तो वो सिंगुलर की तरह से ट्रीट किया जाएगा, इसका मतलब वहां पे एस नहीं आएगा। यहां पे इनके साथ एस का यूज मत करना। लेकिन यहां पे अगर न्यूमिनेटर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो एस का यूज करना पड़ेगा आपको। तो यहां पे आपने लिखा है कि ड्यू ओइंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट, बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण, बहुत ज्यादा एंगेज होने के कारण वो लिख नहीं पाया 2/3 भी।
उस किताब का 2/3 भी जिसका पब्लिकेशन एक्सटेंड किया गया था जनवरी में। तो यहां पे 2/3 लिखना पड़ेगा, ना कि 2/3। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। स्पोकन का कोई बैच नहीं है बच्चे। स्पोकन कैसे करी जाती है, अभी एक वीडियो बनाई थी मैंने, स्पोकन इंग्लिश कैसे करें, है ना, उस वीडियो को देखो और उसको फॉलो करो। अब यहां पे देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा इनिंग्स, आपने एक वर्ड सुना होगा इनिंग्स, सुना है? चाहे चाहे एक बंदे की बात करो, एक मैच की बात करो, हमेशा ये वर्ड इनिंग्स ही रहेगा, हमेशा ये वर्ड इनिंग्स ही रहेगा। इसके लास्ट में हमेशा ऐसा आएगा, चाहे एक इनिंग की बात करें, 10 इनिंग्स की बात करें, हमेशा वर्ड इनिंग्स ही रहेगा। उसने बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली है, उसने आज बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, आज की पर्टिकुलर डे की एक पारी की बात भी करोगे तो भी इनिंग्स वर्ड का ही यूज करोगे। यहां पे इनिंग्स वर्ड का ही यूज होगा, इनिंग्स। इनिंग कुछ नहीं होता, इनिंग बेसबॉल में भले ही इनिंग वर्ड यूज होता है, क्रिकेट के रूप में इनिंग्स वर्ड, इंडियन टीम अब बेसबॉल तो खेलती नहीं, तो ऑब्वियसली क्रिकेट की बात हो रही है, तो क्रिकेट में इनिंग जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, वर्ड ही इनिंग्स है उसके लिए। बेसबॉल में इनिंग हो सकती है। अगली एक और बात और थी कि यहां पे इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन टीम। अब कम से कम टीम ना लिखते तो द ऑस्ट्रेलियन वन लिखते, हाँ कि ना। इंडियन टीम का ऑस्ट्रेलियन टीम यहां पे लिखा होना चाहिए था। अब ध्यान देना यहां पे एक बात, एक होता है ग्रामर का एरर और एक होता है कन्वेंशन का एरर। ये है कि ये वाला जो नाउन है, इसको रिपीट होने से बचाना, तो यहां पे प्रोनाउन लिखना जरूरी था, है ना। अब मैं कौन से को एरर मार्क करूं, उसको अंडरस्टूड मान लूं, इसको अंडरस्टूड मान के इनिंग्स वाला मार्क करना बढ़िया रहेगा कि इस एरर को मार्क करूं। तो बच्चे समझना, ये टीम नाउन दो बार लिखने की जरूरत नहीं, ये टीम नाउन दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपने द ऑस्ट्रेलियन लिख दिया, द प्लस एडजेक्टिव लिख दिया, आपने द प्लस एडजेक्टिव लिख दिया तो ये अपने आप में नाउन बन गया। आपने द प्लस एडजेक्टिव लिख दिया, द ऑस्ट्रेलियन, ये अपने आप में नाउन बन गया। तो यहां पे इसलिए उसको वीक एरर मान के अपन ने छोड़ दिया, ऑस्ट्रेलियन टीम लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको वीक एरर मान के मैंने छोड़ दिया और इस एरर को मार्क किया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। टू बाई थ्री बुक्स भी हो सकता है बच्चे, बहुत सारी किताबों में से 2/3 किताबें और एक किताब का 2/3 हिस्सा भी हो सकता है कि वो नॉवल पूरा उसने लिखना था, मान लो 150 पेज का, उसका 2/3 हिस्सा इसने लिख दिया, बाकी रह गया या 2/3 बचा हुआ है। क्यों नहीं हो सकता 2/3? बुक का भी हो सकता है, बुक्स का भी हो सकता है, एक किताब का भी 2/3 हो सकता है और प्लूरल का भी 2/3 हो सकता है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कैटल ग्रेज कर रही है, मतलब गाय वैसे ही घास चल रही है उस फील्ड में, तो तुम वहां नहीं खेल सकते। अब ये कैटल, वर्मिन, पीजेंट्री, ये सारे के सारे कैसे शब्द हैं? ये ऐसे शब्द हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल है। इनके साथ वर्ब प्लूरल आएगी, आर ग्रेजिंग आएगा, ना कि इज ग्रेजिंग। नेक्स्ट पे आ जाइए, टाइम क्या होता है इस क्लास का? अब ये देखो, ये तुम्हारी गलती है। बच्चे आते हैं पूछते हैं टाइम क्या होता है इस क्लास का। अब ये रैंडम बच्चा आया बेचारा। बच्चे मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे, मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे पढ़ाता हूं यूट्यूब पे फ्री। मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे पढ़ाता हूं यूट्यूब पर फ्री। पिछले 3 महीने से रोज लाइव आ रहा हूं, ठीक है। और ऐसे ही मंडे टू फ्राइडे अन अकेडमी पर पढ़ाता हूं रात को 10 बजे फ्री। लास्ट वाला वीक छोड़कर, किसी भी महीने का आखिरी वाला वीक छोड़कर बाकी पूरे वीक, बाकी 3 हफ्ते जो होते हैं उनमें रात को 10 बजे पढ़ाता हूं अन अकेडमी पे। अभी लास्ट वीक चल रहा है इसलिए वो क्लासेस नहीं हो रही हैं। 1 जून से फिर से शुरू हो जाएंगी। कहाँ मिलते हैं इनके लिंक्स? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक ग्रुप का भी लिंक होगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक होगा। रोज शाम को 4:30 बजे मैं दोनों क्लासेस का लिंक वहां पे शेयर कर देता हूं, वहां से दोनों लिंक्स आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए,
इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। एंगर, लव, गुस्सा, प्यार, नफरत, हेट्रेड, ये सब कौन से नाउन होते हैं? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ना दिखाई देते हैं, ना इन्हें छू सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो। एंगर हो गया, लव हो गया, हेट्रेड हो गया, ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, इनका प्लूरल नहीं होगा। एंगर्स नहीं लिखोगे, एंगर लिखोगे। नेक्स्ट पे जाइए। क्या तुम नहीं जानते क्या उसका गुस्सा जलती हुई आग जैसा है? इसमें बताइए जरा। इसमें बताइए। हाँ, अनिल कुमार स्वामी हो सकता है। अगर ही इज एन इंग्लिश टीचर लिख दोगे तो इसका मतलब वो एक अंग्रेज टीचर है। अंग्रेजी का टीचर लिखना है तो टीचर ऑफ इंग्लिश लिखना पड़ेगा। हैक्टिक शेड्यूल्स जो होते हैं वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। टेक अ टोल का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को नुकसान पहुंचाना। टेक अ टोल एट हिज हेल्थ मतलब हेल्थ को परेशान करना। टेक अ टोल ऑन हिज माइंडसेट, उसकी अप्रोच को परेशान करना, उसकी अप्रोच को डिस्टर्ब कर देना। हैक्टिक शेड्यूल्स जो होते हैं वो किसी को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन है एक क्विक हॉलीडे ले लेना किसी एग्जॉटिक लोकेशन पे। किसी एग्जॉटिक लोकेशन पे जाके कोई क्विक हॉलीडे ले लेना। ठीक है जी। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे इज लिंकिंग वर्ब लगी हुई है, ठीक है, और सॉल्यूशन भी एक ही बता रखा है। क्या बता रखा है? अ क्विक हॉलीडे, अ क्विक हॉलीडे। तो सॉल्यूशन लिखूं के सॉल्यूशंस लिखूं? सॉल्यूशन लिखूं के सॉल्यूशंस लिखूं? हाँ जी, सॉल्यूशन लिखूं के सॉल्यूशंस लिखूं? यहां पे आएगा सॉल्यूशन। काफी बच्चे हैक्टिक शेड्यूल्स में कह रहे हैं। बच्चे एक दिन का हो तो हैक्टिक शेड्यूल है ना? और सारे दिनों के अगर शेड्यूल्स की बात करोगे, मेरे हैक्टिक शेड्यूल्स रहते हैं, तो शेड्यूल्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां पे है। आपने कहा सॉल्यूशन इज, द सॉल्यूशन इज। अगर आप सॉल्यूशन इज लिखोगे तो आगे सिंगुलर चीज लिखोगे। अगर सॉल्यूशंस लिख रहे हो तो आगे तो आर आना चाहिए था ना। यहां पे या तो मैं आर करता, लेकिन आर करूंगा तो फिर आर क्विक हॉलीडे कैसे होगा? एक ही चीज लिखनी है आपने आगे, तो समझ जाओ कि भैया यहां पे फिर इज रख के इसी को हटाना ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। आरएम भाई क्या कहते हैं सर? रमन सोनी सर क्या कहते हैं? ये वीडियो उनको दिखाना, ठीक है, ये वीडियो उनको दिखाना। जब मैंने नई नई वहां पे कोचिंग खोली थी ना, उस टाइम नादान था यार, मैं बच्चा था, तो किसी कॉन्सेप्ट पे मैंने उनसे कोई बहस कर ली थी। हालांकि उस टाइम मैं ही गलत था, ठीक है, मुझे वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। उस टाइम मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया था, तो थोड़ा सा नादान था, इमेच्योरिटी में काफी गलतियां कर बैठा मैं। एक कॉन्सेप्ट पे मैंने बच्चों के थ्रू, कई बच्चे ने मुझसे पूछा, मैंने कहा भी हाँ मैं ही ठीक हूं, थोड़ी बहस कर ली थी। आरएम ठीक है, सर को ये वीडियो जरूर दिखाना भाई। तो आपके थ्रू सर को सॉरी बोलना है, बस इतनी बात है। तब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया ही था बिल्कुल, तब कुछ गलतियां हो गई थी, उसकी बात कर रहा हूं। ये लड़का है, ये सिरसा का ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, ये जानता होगा। चलो आ जाओ। हाँ जी, सम रिक्वायर्ड मेजर्स हैव टू बी टेकन टू इंक्रीज द प्रोसीड्स। अब समझना, ये जो वर्ड है, हो सकता है आपने ना सुना हो। एक प्रोसीड होती है वर्ब, एक प्रोसीड होती है वर्ब जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना। प्रोसीड होती है वर्ब जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना। और एक होता है बच्चे प्रोसीड्स, एक होता है बच्चे वर्ड प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब होता है बेसिकली, प्रोसीड्स का अर्थ होता है
बेसिकली वो हिस्सा, वो शेयर, वो पैसा जो आप कोई बिजनेस करके या कोई काम करके कमाते हो। ये वर्ड है प्रोसीड्स और ये हमेशा प्लूरल ही रहता है। यहां पे आप लिखोगे प्रोसीड्स, प्रोसीडिंग्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रोसीडिंग्स और चीज होती है, वो तो जो बेसिकली कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही होती है उसको बोलते हैं प्रोसीडिंग्स। प्रोसीड्स को जब आप डिक्शनरी में टाइप करोगे, एक तो प्रोसीड वर्ब होती है आगे बढ़ना, एक प्रोसीड्स एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है वो पैसा, वो अमाउंट, वो धन जो आप किसी बिजनेस वगैरह से कमाते हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट, वो पैसा, वो शेयर, वो इसका मतलब होता है। और ये नाउन हमेशा प्लूरल रहता है, जैसे सीजर्स, पैजामाज, है ना, स्केल्स, ये सारे के सारे नाउन्स हमेशा प्लूरल रहते हैं। ऐसे ही ये शब्द भी हमेशा प्लूरल रहता है। यहाँ पे प्रोसीड्स आएगा। अच्छा एरर था, उम्दा एरर था, थोड़ा नया एरर था। चलो जी, आ जाओ। इसमें बताओ जरा, इसमें बताओ जरा। ठीक है आरम भाई, ये काम करना मेरा, ठीक ठीक है आरम, ये काम करना मेरा। सिनोनिम बताना है आपको एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट का सिनोनिम बताना है आपको। अगर आप किसी को एक्नॉलेजमेंट भेजते हो, जैसे आपने किसी को कोई मेल भेजा, आप कह रहे हो ना आगे से एक्नॉलेजमेंट भेज दो भैया, मतलब कंफर्मेशन भेज दो कि आपको वो चीज प्राप्त हो गई है। एक्नॉलेजमेंट भेजने का मतलब होता है कंफर्मेशन भेजना, कंपनसेशन देना। कंपनसेशन क्या होती है? किसी के किए गए नुकसान की भरपाई करना। अच्छा, इलिमिनेट कर देना, किसी की चीज को बाहर कर देना, इलिमिनेशन कर देना उसका। ये जैसे रियलिटी शो वगैरह से इलिमिनेट होते हैं कंटेस्टेंट्स वगैरह। कंफ्यूजन, ये आपको पता ही है। एंटोनिम बताइए, उल्टा बताइए जरा इसका। हाँ जी, एंटोनिम बताइए, उल्टा बताइए जरा इसका। ऑब्सोलीट, अगर कोई चीज ऑब्सोलीट हो गई तो इसका मतलब क्या हो गई? वो चलन से बाहर हो गई। इसका मतलब वो चीज अब चलन से बाहर हो गई, आउटडेटेड हो गई, है ना। तो रिमोट मतलब ऐसा एरिया, ऐसा इलाका जो बहुत ज्यादा मतलब रीच ना हो, जहां पे रिमोट एरिया जिनको बोलते हैं, जहां पहुंचना संभव ना हो, पहुंच से बाहर। आउटडेटेड मतलब चलन से बाहर। रिजिड मतलब बहुत सख्त, कोई पर्सन रिजिड हो सकता है किसी चीज को लेके, कोई चीज रिजिड हो सकती है। तो इसका जो उल्टा मिलेगा, इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा जी रीसेंट। इसका बताइए, थ्रो अ फिट, थ्रो अ फिट, थ्रो अ फिट, थ्रो अ फिट, इस ईडियम का मतलब बताइए। फिट का मतलब होता है बेसिकली दौरे जैसे होते हैं ना, दौरे पड़ना, मतलब इतना गुस्सा हो जाना कि दौरे पड़ने लग जाना। मतलब जैसे अपन कहते हैं ना बहुत ज्यादा भैया वो तो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया जैसे उसको दौरा पड़ रहा हो। थ्रो अ फिट का मतलब एक्सट्रीम एंगर, एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप्स, जो कि शिप्स में लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, जो कि शिप्स में लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है। क्या बोलते हैं उसको? स्टीवडोर। स्पिंस्टर होती है एक एजेड वुमेन जो कि बेसिकली कवारी हो, है ना, जो एजेड वुमेन जो कि बेसिकली कवारी हो। कैप्टन, जहाज वगैरह के कैप्टन आपको पता ही है। रस्टिक, जिसको बेसिकली गांव वगैरह, गांव देहात से संबंधित, रस्टिक अप्रोच, रस्टिक पीपल, मतलब जिनको उठने बैठने की ज्यादा समझ ना हो, देहाती। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग सही है? इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है? हाँ जी, एनकरेजमेंट की स्पेलिंग सही है। एम्बेरसमेंट में डबल एस आ जाएगा, ये गलत हो गया। कंसाइंशियस में यहाँ पे ई आएगा, ये वर्ड गलत हो गया। कमोशन में डबल एम आएगा।
कमोशन का मतलब होता है जब लोग वगैरह बहुत भारी तादाद में कहीं जाते हैं ना, शोर शराबा करते हुए, बहुत ज्यादा शोर शराबा होते हुए जब कोई चीज कहीं से गुजरती है तो कमोशन। कंसाइंशियस पर्सन ऐसा होता है जो अपने काम को लेके बड़ा ईमानदार होता है, छोटी छोटी चीज सोच समझ के करता है, एक एक छोटी छोटी चीज पे ध्यान देता है। और कंसाइंशियस का एक मतलब ये भी होता है जिसकी मतलब कंसाइंस जिंदा हो, कहने का मतलब दूसरे का बुरा नहीं करने वाला। एम्बेरसमेंट आपको पता ही है, एम्बेरस्ड फील करना, कोई ऐसा काम जो आपके लिए एम्बेरसमेंट फील कराए। अब आप अपना भैया कमेंट करके बताओ मुझे क्या आंसर, क्या स्कोर है आपका। देविंदर भाई पूरा कोर्स करना पड़ेगा ढंग से, चैप्टर वाइज एरर लगाने पड़ेंगे, कम से कम हर चैप्टर के 300 तब एरर होने लगेंगे आपसे। कोई जड़ी बूटी थोड़ी बांट रहा हूं यार, कोर्स करो अपना, 300 एरर लगाओ हर चैप्टर के, अपने आप होने लग जाएंगे। बैचेस के बारे में बता देता हूं बच्चे, जो भी बैचेस के बारे में पूछ रहे हैं, मई के अंदर मेरे 2 बैचेस लॉन्च हुए थे, एक वोकैब का, ठीक है, वोकैब वाले तो जो 4-5 क्लासेस छूट गई, आप रिकॉर्डेड भी देख लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोकैब में इतना कुछ समझने का होता नहीं, रिकॉर्डेड देख लोगे तो भी चलेगा। इसके अंदर वोकैब वाले बैच के अंदर मैं करा रहा हूं आपको ईडीएम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, रूट वर्ड के थ्रू वोकैब, नेमोनिक्स के थ्रू वोकैब, ये सब चीजें, ठीक है। जैसे होता है ना पिक्चर दिखा के, कोई भी वर्ड है, जैसे डेमागोग हो गया तो मोदी की फोटो लगा ली, ऐसे अलग अलग वर्ड्स के साथ पिक्चर्स रिलेट कर करके उन वर्ड्स को पढ़ाना, वो चीजें इसके अंदर कर रहा हूँ। ईडीएम फ्रेजेस हैं उनकी स्टोरी बना के, है ना, स्टोरीज बना के उनको पढ़ाना, तो ये सब चीजें इसके अंदर मैं कर रहा हूँ। और एक आ रहा है जी थ्योरी का बैच, आ रहा है, क्या आ चुका है, 18 मई को आया है। इसके अंदर बेसिक्स खत्म हो गया और प्रोनाउन की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, पहले चैप्टर की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, बेसिक्स खत्म हो गया है, ठीक है। तो अगला जो बैच आएगा वो कम से कम अभी 20-25 दिन बाद आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इतना टाइम वेट नहीं करना, तो वो 4-5 क्लासेस सैटरडे संडे को, देखो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, आप अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो AVS 10 कोड लगा के, सैटरडे संडे में अपनी वो 4-5-6 क्लासेस अपनी निपटा सकते हो, और मंडे से अपना साथ में कंटिन्यू कर सकते हो लाइव बैच को। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है AVS 10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैं इस बैच का जो लिंक है वो कमेंट में पिन भी कर दूंगा, ठीक है जी, और एटलीस्ट अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। चलो जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अब अपनी कल की क्लास में।